नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी 2026 की एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर में प्रस्तावित है। तो उसी को देखते हुए आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जीके एंड जीएस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उनको देखेंगे। तो आज उसी सीरीज में यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें देखेंगे। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तो कितनी है साथियों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो आइए देख लेते हैं सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है या संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कहाँ होती है साथियों? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। बात करें साथियों हेडक्वार्टर की, तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है साथियों? तो वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में है। और यूएनओ के जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? महासचिव तो कौन थे साथियों? तो वो थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। वर्तमान जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ के जो सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं? तो साथियों, जो सदस्य हैं तो उनकी संख्या है 193। यानी जो सदस्य देश हैं यूएनओ के वो हैं 193, 193। और बात करें जो 193वां देश है उसका नाम पूछा जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो वो है दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान। तो ये 2011 में ऐड हुआ था साथियों। और यूएनओ की जो भाषाएं हैं, यूएनओ की भाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो यूएनओ की कितनी भाषाएं हैं? तो 6 भाषाएं हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं साथियों? 6। तो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है रूसी, चौथी है अरबी, पांचवी है हो जाएगी साथियों चीनी, और छठी हो जाएगी स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं हैं यूएनओ की। लेकिन पूछता है साथियों कार्यकारी भाषा कौन सी हो जाएंगी? तो कार्यकारी साथियों 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषाएं हैं ये। तो कार्यकारी भाषाएं 2 हैं और टोटल जो भाषाएं हैं वो हैं 6। और यूएनओ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं साथियों? 6। तो जो 6 अंग हैं उसी में से है यूएनएससी। कौन? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 10 होती है, या सॉरी 15 होती है। टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। लेकिन इसमें 5 जो हैं स्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो सदस्य होते हैं वो तो स्थायी होते हैं और 10 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो वही पूछा है कि जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अब इनमें जो स्थायी सदस्य हैं 5, आइए उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो है यूएसए साथियों, यानी जिनको वीटो पावर दी गई है। तो एक तो हो जाएगा यूएसए, दूसरा हो जाएगा चीन,
पहला यूएसए, दूसरा हो जाएगा चीन और तीसरा हो जाएगा रूस, फ्रांस और पांचवा हो जाएगा यूके। तो ये साथियों इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन थी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। तो जो स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5, यानी बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी जो लोकसभा है वो कैसा सदन है, यानी भंग किया जा सकता है, तो यानी अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, यानी इसको भंग किया जाता है। तो वही कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत भंग कर सकते हैं। तो आइए एक एक आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 83 क्या कहता है साथियों, तो आर्टिकल 83 कहता है कि दोनों सदनों का जो कार्यकाल है वो इससे निर्धारित किया जाएगा। दोनों सदन का जो कार्यकाल है वो निर्धारित होता है। जैसे राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो वही निर्धारित इससे किया जाता है। बात करें 85 की, तो 85 साथियों क्या कहता है, 85 कहता है कि जो राष्ट्रपति है, कौन, जो राष्ट्रपति है वो जो दोनों सदन हैं उनका सत्रावसान कर सकता है और उसे भंग कर सकता है, यानी लोकसभा को भी विघटित कर सकता है, यानी संसदों का जो संसद है यानी सदनों का सत्रावसान, या जो लोकसभा है उसको विघटित कर सकता है, यानी भंग कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा साथियों, बी। 83 की साथियों बात करते हैं, तो 83 में क्या है, तो सॉरी 83 की बात कर लिए, 87, तो 87 क्या है, तो इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति है यानी जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं, एक साथ संबोधित 87 में। और आर्टिकल 356 में आपको पता है कि इसमें राष्ट्रपति शासन, यानी आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन जो मेघदूत 1984 में जो चलाया गया था वो किससे संबंधित था। तो ऑप्शंस दिए, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, श्रीलंका में एलटीटीई के विरुद्ध अभियान, या स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई, या अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण। तो जो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था वो इसलिए चलाया गया था जो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के लिए, यानी ये इसका सही आंसर है। अब आइए देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है उनके बारे में। तो ये साथियों लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल है रोजगार क्लासेस 124 के नाम से, वो मिल जाएगी। तो पहला ऑपरेशन क्या है, जो ऑपरेशन पोलो है वो 1948 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो वो चलाया गया था 1948 में, 1948 में। तो ये किस लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए चलाया गया था। यानी जो हैदराबाद थी तो वो भारत में जो भारतीय संघ में शामिल जो किया गया था हैदराबाद रियासत को, वो किसके तहत किया गया था, वो किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो 1971 में चलाया गया था। तो 1971 में जो भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसके दौरान कराची बंदरगाह पर जो भारतीय नौसेना का जो हमला किया गया था कराची बंदरगाह पर, वो ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत किया गया था 1971 में। तो 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके दौरान। बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए चलाया गया था, सबसे ऊंचाई पर चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर। अब बात करें साथियों ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय 1999 में चलाया गया था।
तो ये कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए यानी रोकने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन विजय 1999 में। और नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये भी 1999 में चलाया गया था। कारगिल युद्ध में जो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो कार्य यानी एयर स्ट्राइक की गई थी उसके तहत चलाया गया था 1999 में ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये साथियों जो एयर स्ट्राइक है भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई थी, तो कब? कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में। बात करें 1900 यानी बात करें ऑपरेशन सुकून की, तो ये 2006 में चलाया गया था। लेबनान युद्ध के दौरान वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सुकून 2006 में। तो जो विदेशों में भारतीय फंस जाते हैं उनके लिए जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेशन गंगा, तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो यूक्रेन में भारतीय फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए यानी जो छात्रों की वापसी हुई थी उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन सुकून लेबनान युद्ध के दौरान चलाया गया था 2006 में, और ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया गया था रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये 2021 में चलाया गया था। तालिबान के जो कब्जे के बाद अफगानिस्तान से जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालना, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया गया था। जो सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें जो भारतीय फंस गए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, तो ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन इजराइल और हमास में जो संघर्ष के दौरान इजराइल में जो भारतीय फंस गए थे उनके दौरान उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। तो साथियों किस देश में जो भारतीय फंसे हैं युद्ध के दौरान उन्हें वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो ये सभी ऑपरेशंस हैं जिनके एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है। तो चलिए कुछ ऑपरेशन और रह गए हैं उनको भी हम आगे देख लेंगे जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी जो लखीमपुर खीरी में है वो किस वर्ष बाघ जो टाइगर रिजर्व है में सम्मिलित किया गया था, यानी बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। और साथियों ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। तो ये कब जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो क्वेश्चन ये कह रहा है। तो पहले साथियों इसको क्या किया गया था? तो 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1977 में। और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। तो बी इसका सही आंसर है 1987 में जो दुधवा नेशनल पार्क था उसको 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था जो लखीमपुर खीरी में है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब पूछ रहा है यानी राज्य, यानी ये साथियों यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा में किस मिट्टी को कांवर या मार्ग कहते हैं? तो किस मिट्टी को कहते हैं साथियों? कांवर या मार्ग? तो ये कहते हैं साथियों काली मिट्टी को। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। तो इसको क्या बोलते हैं? कांवर और मार्ग। और जो भूर मृदा है, तो जो भूर मृदा है उसको क्या बोलते हैं? कहाँ की मृदा को बोलते हैं? तो जो साथियों नदियों के किनारे जो मृदा होती है, यानी नदियों के किनारे दो आब क्षेत्रों में नदियों के किनारे की जो मृदा होती है उसे भूर मृदा बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो सी इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। साइमन कमीशन का पूरा नाम क्या था और यह भारत कब आया? तो साइमन कमीशन का नाम क्या था और यह भारत कब आया? तो चलिए देख लेते हैं। तो बात करें साथियों साइमन कमीशन, तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन साथियों 1927 में गठित किया गया था। और ये जब भारत में आया, कब आया था भारत में? ये आया था साथियों भारत में 1928 में।
कब आया था? 1928 में, 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन का जो दूसरा नाम था वो था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय सांविधिक आयोग, भारतीय सांविधिक आयोग। और इसमें साथियों कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो 7 सदस्य इसमें कमेटी बनाई गई थी इसकी साइमन कमीशन के लिए, तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसके लिए इसमें भारत में विरोध किया गया था। तो सबसे पहले जो 3 फरवरी 1928 को जब भारत को आया था, भारत में जब आया था, तो ये कहाँ पे आया था? तो ये साथियों आया था बम्बई में। कहाँ पे? मुंबई में। अब बात करते हैं कहाँ से जो है साइमन कमीशन का किसने कहाँ से विरोध किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो बात करें पंजाब से, तो पंजाब से किसने विरोध किया था? तो आप सभी को पता है कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इनको लाठी लग गई थी, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ से? पंजाब से। और लखनऊ से जो विरोध किया था, यानी ये विरोध करने वाले हैं सभी। विरोध किसका? साइमन कमीशन का। तो पंजाब से किया था लाला लाजपत राय ने, और लखनऊ से किया था खलीकुज्जमा ने। किसने? खलीकुज्जमा। ये बहुत बार पूछा गया है, खलीकुज्जमा ने कहाँ से विरोध किया था? तो ये किया था लखनऊ से। और मद्रास से किसने किया था? मद्रास से, तो वो किया था साथियों मद्रास से टी प्रकाशम ने। किसने? टी प्रकाशम ने किया था। तो ये जो विरोध किए गए हैं, जैसे पंजाब से लाला लाजपत राय, लखनऊ से खलीकुज्जमा ने, मद्रास से टी प्रकाशम ने, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उसने पूछा भारत कब आया, तो भारत तो कब आया? 1928 में। गठन हुआ है उसका 1927 में। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में। और भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928। देखिए 1927 इसका पहला ही आंसर ऑप्शन दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट मिलन पनहो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है और यह किसके बीच संवाद है? तो मिलन पनहो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये साथियों जो संवाद है वो है मिनांडर और नागसेन के बीच। और ये भाषा है वो पाली है, पाली भाषा में है। और साथियों ये बौद्धिक ग्रंथ है, जो बौद्धिक संपदा है, जो बौद्धिक संवाद है। ठीक, तो पाली भाषा में है, भी इसका सही आंसर है, एक ही ऑप्शन में। हालांकि जो पेड एग्जाम है, यूपी ट्रिपल जो एग्जाम कराती है उसमें 5 ऑप्शन लेती है, इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन होता है। तो इसमें 4 ही ऑप्शन है, परेशान ना हो, एक एक क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से समझें। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिनांडर और नागसेन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो पुस्तक है वो लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो साथियों जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसमें बहुत सी बुक्स लिखी गई थी जिनके एग्जाम में पूछे जाती हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं, कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं। तो पहली पुस्तक है साथियों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बी डी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर भी बोलते हैं या वी डी सावरकर भी बोलते हैं। तो ये लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन बी डी सावरकर के द्वारा। अब अन्य पुस्तकों को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है द सिपॉय ऑफ म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी, यानी आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक है। और ये भी साथियों पूछी गई है असवाब ए बगावत ए हिंद द कॉज ऑफ
द इंडियन रिवोल्ट। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है। असबाब ए बगावत ए हिंद, तो ये लिखी गई है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, ये एस एन सेन के द्वारा, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता के द्वारा। तो साथियों इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपॉय ऑफ म्यूटनी, असबाब बगावत, द ग्रेट रिवेलियन। तो ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, इनको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र प्रेस दिवस जब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता साथियों कब? 3 मई को। और 2026 में जो ये मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी? क्या थी साथियों? जो इंडियन प्रेस दिवस इंटरनेशनल प्रेस दिवस जो मनाया गया था तो 2026 में जो इसकी थीम थी तो वो थी शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कार्य कब शुरू किया? क्या यानी जो भारत में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो आइए देखते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंकों की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी साथियों? तो वो की गई थी 1975 में। कब की गई थी? 1975 में, यानी 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। और जो प्रथम जो ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था? वो था प्रथमा बैंक के नाम से स्थापित हुआ था, यानी प्रथम ग्रामीण बैंक। और ये कहाँ स्थापित हुआ था साथियों? तो ये हुआ था यूपी में के मुरादाबाद में, यानी यूपी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछ रहा है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था? यानी जो पुरापाषाण काल में जो आदि मानव थे उनका मनोरंजन का साधन क्या था? तो क्या करते थे? शिकार ही करते थे साथियों। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिकार। सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता की आकृति थी? तो जो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों की जो मुद्रा यूज करते थे उसमें किस देवता की जो आकृति थी वो छपी हुई थी? तो आप सभी को पता है मोस्टली जो आकृति थी वो पशुपतिनाथ की थी। इनको क्या बोलते थे? आदि शिव। आदि शिव। अब साथियों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पशुपतिनाथ हैं तो उसमें जो मुद्रा मिली हुई है यानी जो पशुपतिनाथ का जो अंकन है उसमें किस जानवर की आकृति नहीं है, या उनके लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, ये पूछा जाता है। देख लेते हैं। तो साथियों जो बाईं तरफ हैं यानी बाईं तरफ, इनके जो बाईं तरफ बैठे हुए हैं यानी यहाँ पे आदि शिव हैं, ठीक। तो इधर जो बैठे हुए हैं कौन कौन? तो इसमें गेंडा और भैंसा, वो किधर है? बाईं तरफ। और दाईं तरफ कौन है? दाईं तरफ है साथी हाथी और बाघ। और इनके जो नीचे बैठे हुए हैं 2 हिरन हैं। इनके जो नीचे बैठे हैं वो 2 हैं
हिरन। ठीक, तो डी इसका सही आंसर है। जो लोग उस समय मुद्रा यूज करते थे तो उसमें क्या है, पशुपतिनाथ का अंगन मिलता था, यानी उनकी आकृति छपी हुई होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो डी इसका सही आंसर है। और जो पशुपतिनाथ है उन्हें आदिशिव भी कहते हैं। और इनकी बाईं तरफ जो बैठे हैं गेंडा और भैंसा बैठा है, और जो दाईं तरफ है ये हो जाएगा दाईं, हाथी और बाघ, और दो हिरन इनके नीचे बैठे हुए हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो की थी वो फ्रेडरिक वेंटिंग ने की थी। यानी इंसुलिन की जो खोज की थी 1921 में, यानी खोज किसने की थी 1921 में, फ्रेडरिक वेंटिंग ने की थी, फ्रेडरिक वेंटिंग। तो ए इसका सही आंसर है, फ्रेडरिक वेंटिन ने। इंसुलिन क्या करता है साथियों? इंसुलिन का जो वर्क है वो क्या है, बॉडी के अंदर शर्करा का कंट्रोल करना। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं ग्लूकोज को कंट्रोल करना, यानी ब्लड में शर्करा को नियंत्रित कर देना। और साथियों इसका जो श्रावण होता है, यानी जो श्रावित होती है, ये कहाँ से? अग्न्याशय से। ठीक, तो खोज की है फ्रेडरिक वेंटिन ने 1921 में। और इसका काम क्या है? ब्लड में जो शर्करा यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर ये स्रावित होता है तो स्रावित कहाँ से? अग्न्याशय से। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओसीआर की साथ ही फुल फॉर्म पूछी है। ओसीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और इसमें पूछा है ओसीआर का वर्क क्यों किया जाता है, मतलब ओसीआर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये ओसीआर है साथियों, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। और इसका काम क्या है? हस्तलिखित को डिजिटल में बदलने के लिए ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका सही आंसर है, ओशियार। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसको देख लीजिए, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी के बारे में पूछा है, तो आप बताइए। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं साथियों? तो जो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है टोटल 8। कितने हैं? 8। ठीक, तो 8 कौन कौन से हैं? आइए उनको देख लेते हैं। पहला बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी जो पूछा गया है। तो ये कहाँ है साथियों? तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का साथियों? आंध्र प्रदेश का। फिर है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली। तो जो मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। और भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम ये है साथियों तमिलनाडु का। नाडु। ठीक, चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, तमिलनाडु। और नेक्स्ट है ओडिसी। तो ओडिसी से आपको पता लग रहा होगा, तो ये कहाँ का है? ओडिशा का है। नेक्स्ट है कथक। तो कथक कहाँ का है? तो कथक है यूपी का। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी है साथियों, नाम से ही पता पड़ रहा है कि मणिपुर का है। और नेक्स्ट है साथियों शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तो ये कहाँ का है? ये है असम का।
तो कितने हो गए साथियों? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ये इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं साथियों, ये तो हो गए शास्त्रीय नृत्य। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में जो शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ये साथियों आपको क्वेश्चन बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछा जाता है और ये बहुत बार पूछा गया है कि जो भारत को की कौन सी जो भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, सबसे पुरानी, यानी सबसे पुरानी भारत की कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, या कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, ये पूछा जाता है। तो आप इसको दोनों का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कितनी भाषाएं, दूसरा है कौन सी सबसे पुरानी है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये साथ ही कुछ यूपी के भी क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही मिलान करें। सूची 1 में क्या दिए गए हैं? वन्यजीव विहार, और सूची 2 में उसके जिले दिए गए हैं। यानी कौन सा वन्यजीव विहार किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, तो यूपी ट्रिपल एस सी, यानी यूपी स्पेशल से जितने भी एग्जाम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पैट के नाम से हमें ये सीरीज चली है, लेकिन एग्जाम जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी कराएगी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, तो ये चंद्रप्रभा कहाँ है साथियों? ये है चंदौली में। कहाँ पे है? चंदौली में। और सोहेलवा कहाँ है? और महावीर स्वामी कहाँ है? तो महावीर स्वामी है साथियों कहाँ पे? ललितपुर में। कहाँ पे है? ललितपुर में। और सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो सोहेलवा है गोंडा में। कतरनिया घाट, तो कतरनिया घाट हो जाएगा साथियों बहराइच में। तो पहले का हो जाएगा कितना? तो पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 4, और तीसरे का हो जाएगा साथियों महावीर स्वामी 1, और डी का हो जाएगा दूसरा, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये तो हो ही नहीं सकता। 3, ये भी नहीं हो सकता। 3 4 1 2, 3 4 2 1, देखिए, यानी सी इसका सही आंसर है 3 4 1 2। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें साथियों कंप्यूटर से पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए या 5 स्टार लगा लीजिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पूछा है साथियों, क्या होता है? तो सिंपल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो इसी का पोर्ट नंबर पूछा गया है, तो पोर्ट नंबर से क्वेश्चन आता है। तो आइए देख लेते हैं किसके क्या क्या पोर्ट नंबर होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक होता है साथियों SMTP, एक होता है साथियों FTP, SSH और टेलनेट। इनकी फुल फॉर्म भी देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। यानी सिंपल मेल ट्रांसफर इसकी तो लिख ही चुके हैं। इसका होता है साथियों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, और इसका होता है सिक्योर सेल, टेलनेट। और नेक्स्ट है HTTPS। एक होता है HTTPS और एक होता है HTTPS, यानी एक होता है HTTP
और एक होता है HTTPS। ठीक, तो HTTP क्या होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, और ये सेम होता है साथियों, और S का मतलब होता है सिक्योर, ये पूछा जाता है सिक्योर। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं, और भी पूछे जाते हैं जैसे POP3। तो इसका क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। इनकी साथियों फुल फॉर्म भी पूछी जानी, पोर्ट नंबर तो पूछे जाते हैं लेकिन इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक, और नेक्स्ट है IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, अब इनके देखते हैं पोर्ट नंबर क्या क्या है। ठीक, तो SMTP का जो पोर्ट नंबर है वो कितना होता है साथियों? तो वो होता है 25 यानी 25। FTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 21 और 20 यानी 20 और 21। SSH यानी सिक्योर सेल का जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 22, और टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 23। इसीलिए क्रमानुसार लिखें जिससे आपको याद हो जाए। और HTTP इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 8080। और HTTPS तो इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 443। POP3 का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो POP3 का होता है साथियों 110, और IMAP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 143 या 143, आप इसको दूसरे रूप में भी जानते होंगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं 143, IMAP 143। ठीक, तो अब इसका आंसर दीजिए, आप सभी समझ गए होंगे। तो SMTP का जो पोर्ट नंबर है वो कितना है? 2525। SMTP का जो पोर्ट नंबर है 2525। 2121 किसका है? FTP का। 443 किसका है? तो 443 है HTTPS का। 8080 किसका है? तो 80 है HTTP का। तो सब आपको पता होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है जो ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो BCC का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है साथियों? तो वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड क्रिएट कॉपी ये नहीं हो सकता, बल्क कार्बन ये भी नहीं हो सकता, ब्रिंग क्रिएट ये भी नहीं, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी डी इसका सही आंसर है। अब ईमेल का जो आविष्कार है, यानी ईमेल की जो खोज आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? तो रे टॉमिल्सन ने किया था। रे टॉमिल्सन ने कब किया था? 1971 में किया था। और जो मोबाइल का आविष्कार किया था वो किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने। ठीक, किसका? मोबाइल का। तो ईमेल का जो पूछा है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगी, BCC का पूर्ण रूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इस जो टेस्ट है इसमें हमने इजी भी क्वेश्चन रखे, टफ भी क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी आपको सुल्तानपुर जिले के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका जो पुराना नाम है वो मीसापुर है। दूसरा कह रहा है दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर के जिलों से घिरा हुआ है। और तीसरा है सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पे स्थित है, यानी सुंदरलाल मेमोरियल जो हॉल है वो सुल्तानपुर में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि जो सुल्तानपुर के जो दक्षिण में है वो अयोध्या और अम्बेडकर नगर है। पहला कह रहा है कि इसका पुराना नाम मीसापुर है। तो साथियों जो सुल्तानपुर का जो पुराना नाम है वो क्या है?
क्या है साथियों, वो है कुशु कुशु भवनपुर। इसका पुराना नाम क्या है, कुशु भवनपुर, यानी मीर्जापुर नहीं हो सकता, तो पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत है तो देखिए ना तो ए आंसर होगा ना तो सी आंसर होगा, क्योंकि पहला तो गलत ही है। दूसरा है कि दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर हैं, तो साथियों सुल्तानपुर के दक्षिण में नहीं है, ये उत्तर में है। कहाँ पे है, उत्तर में। तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं दूसरा भी नहीं हो सकता, तो पहला और दूसरा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, डी। डी इसका सही आंसर है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पे स्थित है। हालांकि इसमें पांचवा ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं। आपको ये भी आना चाहिए, आप ऐसे नहीं ऑप्शन टिक कर सकते, क्योंकि लास्ट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। यानी आपको तीनों कथनों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। और चार कथन होते, ए और बी, मतलब चार ऑप्शन होते तो आप लगा सकते थे। इसके बारे में आपको पता होता है ना होता है, दोनों पता होते आपको तो भी लगा सकते थे। ठीक है, या केवल एक ही पता होता, यानी बी वाला आंसर भी पता होता आप तो भी इसमें आंसर टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। आइए सुल्तानपुर की स्थिति देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सुल्तानपुर का जो पुराना नाम है वो कुशुभवानपुर है। सीमा किस किस से लगती है, आइए उनको देख लेते हैं। तो इसमें साथियों सुल्तानपुर आपको दिख रहा होगा, आइए इसको जूम कर लेते हैं। तो ये है सुल्तानपुर। ठीक, अब देखिए सुल्तानपुर के कथन क्या कह रहा है, सुल्तानपुर के दक्षिण में। तो सुल्तानपुर के दक्षिण में कौन है, प्रतापगढ़। कौन है, प्रतापगढ़ और जौनपुर। प्रतापगढ़ और जौनपुर हैं। और पश्चिम में कौन है, पश्चिम में अमेठी है। उत्तर में कौन है, अयोध्या और अम्बेडकर नगर है। और पूर्व में कौन है, आजमगढ़। ठीक है, तो सुल्तानपुर की जो सीमा है वो आजमगढ़ से भी लगती है, इतनी सीमा जौनपुर से भी लगती है। तो किस किस से लगती है, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी से। 1 2 3 4 5 6 जिलों से लगती है कितनी, सुल्तानपुर की। और सुल्तानपुर में ही साथियों जो सुंदरलाल मेमोरियल हॉल है वो स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया साथियों, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो हार्मो जलसंधि कहाँ पे है, तो हार्मो जलसंधि है साथियों ये ओमान की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी को किससे जोड़ती है, ये जोड़ती है साथियों फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी। जिब्राल्टर जलसंधि ये साथियों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। बास्पोरस जलसंधि किसके बीच है, तो बास्पोरस जलसंधि है साथियों काला सागर, काला सागर और मरमरा सागर। डोवर जलसंधि की बात करें तो डोवर जलसंधि किस किस के बीच है, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जिब्राल्टर जलसंधि है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। एक जलसंधि और पूछी जाती है, कैर्च जलसंधि या कर्च जलसंधि। तो ये किस किस के बीच है, तो ये है साथियों अजूब सागर, अजूब सागर और काला सागर के बीच। तो इंपॉर्टेंट जलसंधियां हैं, तो बी इसका सही आंसर है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आई होप कि ये वीडियो आपको रियली में अच्छा लगा होगा। इसमें क्वेश्चनों की जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से की गई है,
और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, रोजगार क्लासेस 124 के नाम से चैनल का नाम है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।